Alright, so now we are moving toward allergies. अच्छा, इससे पहले ना एक पॉइंट जो कि आई थिंक आई डोंट नो मैंने बताया या नहीं बताया, बट मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी में, क्योंकि अब हमने इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ना है, तो ठीक है, तो इम्यूनिटी वाले चैप्टर में वैसे हम ये बात वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस, राइट, ब्लास्टोसिस फेटालिस। जब वो पढ़ेंगे हम कि अगर मदर जो है आपके पास आर एच नेगेटिव हो, फीटस जो है आर एच पॉजिटिव हो, राइट, तो इस केस में जो आपके पास जो फीटल मदर की एंटीबॉडीज़ हैं, राइट, वो डैमेज करती हैं लाइक बेबी को, फीटस को। तो उस केस में हमने पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ में ये बात याद रख लेना, द ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट कैन दैट कैन डैमेज द फीटस इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी हो, इसके अलावा भी कोई भी आपके पास कोई डिजीज़ हो, कोई डिसऑर्डर हो जिसमें मदर की एंटीबॉडीज़ डैमेज कर रही हैं फीटस को, ठीक है, तो आपके पास वो कौन सी क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ में आएगा, वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी में आएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एलर्जीज। आई थिंक दिस टॉपिक इज़ इन KPK या बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक, बट तमाम प्रोविंसेस की बुक से तमाम प्रोविंसेस की बुक से इंटीग्रेटेड है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। एलर्जीज क्या होती हैं? एलर्जीज इज़ द एबनॉर्मल रिएक्शन टू ऑर्डिनरी हार्मलेस सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, कोई लाइक इट कैन बी जेनेटिक, ठीक है, ए टॉपिक कहते हैं आप उसे। इट कैन बी कोई जेनेटिकली आप किसी पॉलन के अगेंस्ट आपकी बॉडी, अगर आपको कोई पॉलन, कोई डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर होता है, राइट, तो आपकी बॉडी उसको फ़ौरन एज अ फॉरेन पार्टिकल उसको डिटेक्ट करती है। हालांकि वो होता हार्मफुल है, बट उसके अगेंस्ट कोई इस अपना इम्यून सिस्टम, राइट, हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं इसको। हाइपर सेंसिटिविटी आप यहाँ पे आके MBBS में आके पढ़ोगे, देयर आर 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटीज़, राइट। और एलर्जिक रिएक्शंस, जिसमें जो अभी जो हम एलर्जिक रिएक्शंस की टिपिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज़ इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, जो फ़ौरन होता है। तो वो टाइप 1 में आप इसको डिस्कस करोगे। तो यहाँ पर आपकी बॉडी एक हार्मफुल कोई भी सब्सटेंस के अगेंस्ट क्या कर रही है, अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, राइट। और वो इम्यून रिस्पॉन्स वो वाला सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स द डस्ट पार्टिकल, वो हार्मलेस है, राइट। लेकिन जब आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स कर रही है, तो आप वो सब्सटेंस लाइक उसका तो कुछ नहीं जाना ना, आपकी अपनी बॉडी जो है वो मसले मसाइल आपकी बॉडी के होते हैं। तो दैट इज़ एलर्जी, ठीक है। अच्छा, जो सब्सटेंस जिसकी वजह से आपके पास ये हाइपर सेंसिटिविटी जो है इम्यून सिस्टम की होती है, ये एलर्जी जिसकी वजह से होती है, दैट इज़ कॉल्ड एलर्जन, जो कि आपके पास इनहेल किया जा सकता है, या आप उसको स्वेलो कर सकते हो, या आपके साथ डायरेक्टली कभी कभार स्किन के साथ भी कोई चीज़, कोई पॉइजन, राइट, उस जो आपकी स्किन के साथ कोई लाइक कोई पॉइजन प्लांट, आई थिंक जो पॉइजनस प्लांट होते हैं ना, आई डोंट नो, मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसके 3 लीफलेट्स होते हैं, ठीक है, जो एक पॉइजन प्लांट होता है। तो आपने किसी 3 लीफलेट वाले प्लांट के पत्ते आपकी स्किन पे ऊपर टच किया, राइट, और वो आपके उसने कुछ पॉइजन आपकी स्किन में, कुछ ऑयली केमिकल्स आपकी स्किन में जो है डिपॉजिट हो गए। वो ऑयली केमिकल्स एज अ एलर्जन के तौर पे उन्होंने काम किया, और आपकी बॉडी के ऊपर थे वो हार्मलेस, बट उन्होंने एलर्जी को कॉज किया। और ये किसी भी एज पे हो सकती है, बट जेनेटिकली, और अगर आपकी जीन्स में किसी एलर्जन के ख़िलाफ़ आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी है कि इस डस्ट पार्टिकल के ख़िलाफ़, आपकी इस डस्ट पार्टिकल को आपकी बॉडी है, वो डस्ट पार्टिकल हार्मलेस, बट आपकी बॉडी समझती है कि वो हार्मलेस नहीं है, वो एक्सट्रीमली डेंजरस है, राइट, तो उसके खिलाफ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है उसके खिलाफ। तो वो आपके पास अगर जीन्स में है, जेनेटिक मेकअप में है आपका, तो वो जेनेटिक मेकअप में आपके पास, फॉर एग्जांपल आई थिंक इट्स इन KPK, अगर दोनों पेरेंट्स आपके पास नॉन एलर्जिक हैं, तो 50 मोर देन 50% चांस है कि आपके पास एलर्जीज हो सकती हैं। अगर एक पेरेंट जो है वो आपके पास एलर्जिक है, तो 30% है। अगर दोनों पेरेंट ही एलर्जिक हैं, तो आपके पास मोर देन 60% चांस है कि आपके पास एलर्जी कोज हो सकती है। कॉमन एलर्जेंस जो कि आपके पास कॉज कर सकते हैं, पॉलन्स हो सकते हैं, हाउस डस्ट
हो सकती है, माइट्स हो सकते हैं, राइट। डस्ट माइट्स किस तरह से आपके पास एज अ एलर्जन पार्ट लाइक काम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल डस्ट माइट्स है ना, ये खटमल नहीं है, लाइक आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं इसको, खटमल और चीज़ होती है। खटमल को आप देख सकते हो, माइट्स को आप माइक्रोस्कोपिकली आपको विजिबल होता है। तो जो डस्ट माइट्स होते हैं लाइक वो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट, जो कि अपनी फॉर एग्जांपल वो वेस्ट पार्टिकल आपका प्रोटीन हो सकता है जो कि एज अ एलर्जन के तौर पे काम करेगा। जैसे ही आप उसको इनहेल करोगे तो वो प्रोटीन जो है आपकी बॉडी की एज अ एलर्जन काम करेगी, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर करेंगी। एनिमल डैंडर हो सकता है। डैंडर क्या होता है? और यही आपके पास लाइक जो बात होती है ना, फॉर एग्जांपल मेरी बहन ने बिल्ली रखनी थी, ठीक है, तो फिर जो मेरी नानी या मेरे दादा अबू थे, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि जो बिल्ली के होते हैं ना बाल, ठीक है, अगर आप उसको इनहेल कर लो तो लाइक उन्होंने तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लाइक कैंसर हो जाता है या इस तरह की बातें। तो ये एनिमल डैंडर, जब आपके पास जब कोई लाइक एक जानवर का स्किन से बाल निकलता है ना, राइट, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, ऑफ कोर्स अगर वैक्सीनेटेड है सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो आपके पास जब वो उसका बाल निकलेगा तो वो अपना सिर्फ बाल नहीं लेके जाएगा ना, उस बाल के साथ फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज द स्किन, दिस इज द हेयर, तो हेयर फॉलिकल, यहाँ पर हेयर फॉलिकल जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे जो डेड स्किन सेल्स होंगे वो भी अपने साथ लेके जाएगा, राइट। अंदर वाले कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स वो भी अपने साथ लेके जाएगा। तो वो जो डेड स्किन फ्लेक्स होते हैं छोटे छोटे आपके पास, या प्रोटीन जो उसके साथ अटैच होगी, वो एज अ लाइक क्या कर रही होती है, एज अ एलर्जन के तौर पे एक्ट कर रही होती है। जब वो प्रोटीन आप इनहेल करोगे आपकी बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में आएगी, सो आपका एज अ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर करेगी। तो दिस इज़ एनिमल डैंडर। आपके पास कोई फूड हो सकता है जिससे आपको एलर्जी हो, आपके पास इंसेंट किसी लाइक मक्खी ने आपको काट लिया, राइट, या फिर तो किसी इंसेक्ट ने आपको इंसेक्ट की बाइट से आपको जो है एलर्जिक रिस्पॉन्सेज ट्रिगर हो सकते हैं। फंगस के स्पोर्स हो सकते हैं, लैटिस हो सकता है। जब आप कभी कुछ दर्द होता है ना, लाइक आप उसको थोड़ा सा काटते हो तो उससे जो फ्लूडी सब्सटेंस निकलता है, दैट इज़ लैटिस। मेडिकेशंस हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, वायरस पैरासाइट्स, जो वो भी तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, कुछ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से एलर्जी क्रॉस, जिसके अगेंस्ट बॉडी जो है एक्सट्रीम रिस्पॉन्स शो करती है। आई थिंक ट्यूबरकुलोसिस भी उसमें आता है। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है जैसे कि कोल्ड एयर। अब दिस इज़ आई थिंक इन बलूचिस्तान। पोलन एलर्जी इन पाकिस्तान, जो कि लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है अर्बन में भी और रूरल एरियाज़ में भी। इसको लाइक हे फीवर भी होता है इससे, हे फीवर को। और एलर्जिक राइनाइटिस लाइक फॉर एग्जांपल इसको आप हे फीवर भी कहते हो। ज़ुकाम से जो है, नाक से जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, नाक बहना, राइट। नाक बहना मतलब कि जैसे कि मौसम चेंज होता है तो आपको जो बुखार होता है, थोड़ा सा फीवर होता है, थोड़ी सी थकावट महसूस होती है, नाक से जो है आपके पास नाक बह रहा होता है, राइट। दिस इज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइनाइटिस, राइट। ये एलर्जिक, जब आप एलर्जिक किसी बंदे को एलर्जी है ना, तो देयर आर डिफरेंट साइंस, ठीक है, जो कि एक डॉक्टर देखता है कि यार इसकी क्या, इसका बंदे का जो साइंस में देख रहा हूँ क्या इसका एलर्जिक रिस्पॉन्स है, राइट। उसमें एक राइनाइटिस भी होता है, इसमें हाइव्स भी होता है जिसको अर्टिकैरिस कहते हो आप, एट्रोपिक डर्माटाइटिस भी होता है आपके पास, राइट, अरिथ्रोमैटिस भी होता है। सो दे आर डिफरेंट। उसमें एक एलर्जिक राइनाइटिस भी है। अच्छा, जिसमें लोग जो हैं ज़्यादातर एलर्जी के जो एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज होते हैं वो उनमें होते हैं जिनका वीक इम्यून रिस्पॉन्स है। जो कॉमन सिम्टम्स हैं एलर्जिक के, वो स्नीजिंग है, ठीक है, रनिंग और ब्लॉक नोज़, वही राइनाइटिस की एक करेक्टरिस्टिक। इची नोज़ मतलब कि आपको जो नर्व है वो लाइक डिस्टर्ब हो रही है, जो आपकी नेज़ल कैविटी की में जो नर्व्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही है, राइट। थ्रोट या आइज़, वाटरी आइज़, आंखों से पानी आ रहा है, कफिंग, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, जाहिर सी बात है। एलर्जिक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में क्या होता है कि पास वेजो ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स जो हैं रिलीज़ होता है। वेजो, बल्कि ये बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स जो हैं आपके पास
वो रिलीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है आपके पास विंड पाइप है, पहले इसका ये था इसका डायमीटर, अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर उसको क्या कर देंगे, कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, आपको सांस लेने में मसला होगा। यही अस्थमा में भी होता है, और ये आपके पास अस्थमा को भी ट्रिगर कर सकता है। एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में तीन चीज़ें ज़्यादातर होती ही होती हैं, एक राइनाइटिस, एक रनिंग नोज़, आपके पास दूसरा होता है अर्टिकेरिस, मतलब कि स्किन के ऊपर ना कुछ निशान बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और तीसरा आपके पास होता है एस्थमा, अगर एक्सट्रीम केसेस में चला जाए। कॉमन एलर्जी कॉजिंग प्लांट जो है आपके पास अगेंस्ट सीजनल एलर्जिक भी, इसलिए इसको हे फीवर भी कह रहे हैं। सीजनल एलर्जी, सीज़न चेंज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा कुछ लोगों का होता है कि भाई वो जैसे ही सीज़न चेंज होगा तो ज़रूर जो है वो बीमार होंगे राइट। तो वो सीजनल एलर्जिक हो सकता है, सीजनल हे फीवर की वजह से हो रहे हो, राइट, किसी एलर्जी की वजह से। इसमें आपके पास शहतूत का दरख्त जिसको आप मलबरी भी कहते हो, फिर आपके पास भांग का दरख्त, ठीक है, कैनबिस का दरख्त, तो ये दोनों आपके पास, ये आपके पास शहतूत का दरख्त है जिसका आपके पास मलबरी इसका फ्रूट है, ठीक है। इसी फ्रूट के बेस पे आपके पास उसको नाम पड़ा था ना वहाँ पे, एक लाइक क्या नाम होता है उसका, एक तो जहन में ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो बहुत आसान, कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जो कि लाइक हाँ मरूला, राइट, मरूला। तो मरूला की भी, मरूला को, क्योंकि मरूला की स्टेज पे जो आपके पास एक एम्ब्रियो में आप पढ़ोगे, मरूला की स्टेज में जब एक आपके पास फीटस होता है तो उसकी शेप मलबरी टाइप की होती है, उसकी सेल की अरेंजमेंट भी, दैट्स वाई दैट उसको मरूला कहते हैं। अब ये वाली चीज़ें ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने लिखी हुई है ना यहाँ पर, राइट, जो लेक्चर में जो मैं यहाँ पर जो उर्दू में ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बस ये है, बाकी चीज़ें मैं बोल रहा होता हूँ समझाने के लिए। कैनबिस भांग का दरख्त, ये आगे बस कैनबिस का दरख्त, भांग का दरख्त। तो एलर्जिक होती किस तरह से, एलर्जन सबसे पहले आता है बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है। अब बॉडी को उसको ओवर थिंक कर लेती है, सेंसिटिव होती है, बॉडी समझती है कि भाई वो डेंजरस है, बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ई को प्रोड्यूस करती है, और दैट्स द रीज़न, बल्कि उसको हम आखिर में डिस्कस करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है बॉडी में इसके अगेंस्ट जो है प्रोड्यूस किया। अब उसके बाद क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जाते हैं मास्ट सेल्स के पास, ठीक है, मास्ट सेल्स के पास गए, बेजोफिल्स के पास गए, उनको उनके पास जाके उनके रिसेप्टर्स पे जाके जो है वो अटैच हो गए, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है उनके रिसेप्टर पे जाके अटैच हो गया। अब ये फॉर एग्जांपल मास्ट सेल है, ये आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है आपके पास इस तरह से अटैच है, ये आपके पास रिसेप्टर है सारा, ठीक है। अब दोबारा से एलर्जन जब आएगा तो वो मास्ट सेल्स पहले से ही अब सेंसिटिव हो चुके हैं, मतलब कि पहली दफ़ा अगर कोई एक एलर्जन पहली दफ़ा बॉडी में एंटर हुआ है ना, तो आपकी जो रिस्पॉन्स होगा बॉडी का वो माइल्ड होगा, आपकी बॉडी लाइक आपको पता भी नहीं लगेगा कि कोई एलर्जी आपके कोई आप एलर्जिक हो या नहीं हो, क्योंकि पहला रिस्पॉन्स, पहला एक्सपोजर टू द एलर्जन इज़ टाइप 1 में भी या कि सब तमाम में भी आपको कोई एक्सट्रीम लाइक रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब दोबारा से एलर्जन आएगा, अब मास सेंसिटाइज हो चुके हैं, रिसेप्टर पे आके आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है लग चुका है। अब जैसे ही एलर्जन आएगा मास सेल्स को फ़ौरन जो है उसको क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे कि भाई आप कोई बॉडी को लगेगा कभी वो पैथोजन एंटर होगा जो कि डेंजरस है, उसके साथ बाइंड करेंगे और मासेस डीग्रैनुलेशन करेंगे, मतलब कि ग्रैन्यूल्स को रिलीज़ करेंगे, उस ग्रैन्यूल में एंजाइम होंगे, हिस्टामाइन होगा, हिस्टामाइन वेजोडाइलेटर है बट ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, राइट, आपके पास वेजोडाइलेशन करेगा, आपके पास जो बीपी है वो लो हो जाएगा, राइट, आपके पास सांस लेने में मसला हो रहा होगा, राइट। तो आपके पास ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपकी बॉडी के होंगे। तो एलर्जन आएगा, सेम एलर्जन बॉडी में एंटर हुआ, केमिकल्स वो अटैच हुआ रिसेप्टर पे आके जो कि पहले से सेंसिटिव हो चुके थे, और हिस्टामाइन और अदर केमिकल्स, साइटोकाइंस रिलीज़ किए, फॉर एग्जांपल साइटोकाइन रिलीज़ हुए। साइटोकाइन क्या करते हैं, साइटोकाइन दूसरे ब्लड में जो बाकी इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, उनको कहेंगे भाई ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पार्ट जिसमें एलर्जन आया और जो है वो एंटर हो गया। अगर एलर्जन ब्लड के अंदर पहुंच गया ना तो डेंजरस हो सकता है, ठीक है, तब तो आपके पास लाइक इवन वो कंडीशन फैटल भी हो सकती है, क्योंकि सिस्टमेटिक एलर्जी जो है चांसेस होते हैं कि अगर ब्लड में कोई चीज़ एंटर हो चुकी है तो सिस्टमेटिक एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा ना, पूरी बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो है एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के आपका आपका सांस लेने में मसला हो रहा है, स्किन में भी निशान बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपका लाइक बीपी भी कम हो रहा होगा आपका, इवन अगर बहुत ज़्यादा चीज़ जो है डेंजरस हो चुकी है
ठीक है, तो आपको लाइक हेमोलिसिस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो दे आर मल्टीपल। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस पार्ट में, बॉडी के इस पार्ट में जो है एलर्जन एंटर हुआ है, आपने जो है साइटोकाइन जो रिलीज़ किए हैं, हिस्टामाइन जो है ये सेल मास्ट सेल रिलीज़ कर रहा है। अब यहाँ पे ये साइटोक्रोम्स को रिलीज़ करेगा, साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, नहीं देखा तो आप देख लो। साइटोकाइन रिलीज़ करेगा, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफेज, आपके नेचर्स के लिए से सबको कहेगा कभी आ जाओ, अब यहाँ पे कोई पैथोजन एंटर हो चुका है और उस एरिया में इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज होंगे। तो एलर्जिक डिजीजेज इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस जितनी लिखी है दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है, आपको अपने लेवल पे इतना पता है तो बहुत अच्छी बात है। एलर्जिक डिजीज़ जो हैं आपके पास, हे फीवर जिसको एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हो, सीजनल आपके पास फीवर भी कहते हो, एस्थमा, एलर्जिक कॉन्जेक्टाइ एक तो होता है ना, लाइक ज़ुबान से वो वर्ड कभी कभार आम आम भरा ज़िंदगी में आराम से निकल जाता है, लेकिन एक टाइम आता है कि जब आप फिर आप उसको बोल ही नहीं सकते। एलर्जिक कंजक्टाइविटिस जिसमें आपके पास आई एलर्जी, आपके पास एक्जिमा, आपके पास स्किन एलर्जी, स्किन में आपके पास डिफरेंट स्पॉट, डिफरेंट जो है सादी ज़ुबान में धब्बे बनना स्टार्ट हो गए। हाइव्स मतलब कि उसमें भी आपके पास स्किन में जो धब्बे हैं वो बढ़ रहे हैं, दोनों के एक ही मतलब है, ठीक है। हाई एक्जिमा की ही आपके पास एक टाइप है अर्टिकेरिया। आपके पास एनापेरेक्सिस, आपके पास एनापेरेक्सिस जो है ना आपके पास, ये आपके पास सिवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा। इसमें लाइक अगर एलर्जी होगी ना आपके पास, मैंने अभी आपको कि ब्लड में एंटर हो चुकी है, तब ये होता है, ब्लड में आपके पास एंटर हो चुकी है, अब पूरी बॉडी में जो है आपके पास एलर्जिक रिस्पॉन्सेज फैलेंगे, तो ये आपके पास इवन फैटल भी होता है, डेडली भी होता है। सो एनाफिलैक्सिस आपके पास एक्सट्रीम एलर्जिक रिस्पॉन्स है। एलर्जिक रिस्पॉन्स तो वैसे भी हाइपर सेंसिटिव है, राइट, आपके बॉडी इम्यून सिस्टम जो है एक्सट्रीम रिस्पॉन्स शो कर रहा है, बट एनाफिलैक्सिस एलर्जी का भी एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है, ऐसा समझ लो, ठीक है। लाजमी नहीं है कि ब्लड में ही आपके पास एंटीजन इंटर हुआ है तभी ये होगा, एनाफिलैक्टिक रिस्पॉन्स होगा। ये इस ज़्यादातर ब्लड में एंटर हुआ है तब बहुत चांसेस हैं कि आपके पास एनाफिलैक्सिस जो है वो हो जाए, ठीक है, आपके पास सिस्टमैटिक एलर्जिक रिस्पॉन्स हो, लेकिन किसी और वजह से भी हो सकता है, राइट। पहले इतनी चीज़ें बहुत हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है आपके पास, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अच्छा, ऑटो इम्यून नाम से क्या पता लग रहा है, बॉडी जो है अपने ही सेल्स के अगेंस्ट क्या कर रही है, ऑटो एंटीबॉडीज बना रही है, ठीक है। आपकी लाइक जो वैसे तो होता है ना कि आपके पास कोई पैथोजन एंटर हुआ है, उस पैथोजन के खिलाफ जो है कोई एंटीबॉडी जो है बनाई है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाई है और उस पैथोजन को इंगल्फ कर रहे हैं। अगर बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज बनाए, ऑटो एंटीबॉडीज का मतलब है आपकी बॉडी अगेंस्ट योर ओन प्रोटीन्स, अगेंस्ट योर ओन सेल्स जो है आपके पास एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रही है, जो कि आपके अपने सेल्स को जो है डैमेज कर रही है, ठीक है। तो आपके पास होता क्या है इसमें, आपके पास एक वायरस या एक बैक्टीरिया, अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना डिफरेंट मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई उसने जो है आपके लाइक कोई पैथोजन, कोई वायरस जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगा, जो कि बुक में मेंशन था, ये इसकी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की एक एग्जांपल, राइट, कि क्यों होते हैं, कोई फॉर एग्जांपल कोई म्यूटेशन होगी, वो तो सारी जुबान है, म्यूटेशन होगी, आपकी बॉडी जो है बीटा सेल्स अपने ही सेल्स के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बना रहे हैं। लेकिन दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, कोई पैथोजन एंटर हुआ है, वो पैथोजन और आपका अपना बॉडी का सेल, उन दोनों में बहुत ही क्लोज रिजेंबलेंस है, दोनों आपस में ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, तो आपकी बॉडी को पता नहीं लगा कि यार ये मेरा सेल है या ये पैथोजन है, आप उसने जो है दोनों को डैमेज कर दिया, दोनों को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। तो इस केस में भी आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल एक रीज़न जिसकी वजह से आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑटो इम्यून इन्फेक्शन एंटर हुआ, इम्यून सिस्टम में जो है उसके अगेंस्ट जो है आपके पास सारे रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड सेल ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है एक्टिवेट की। अब कुछ पार्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थे वो सिमिलर थे बॉडी के अपने सेल्स की वजह से, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम को जो है मिस्टेक होगी, उससे उसने डिफरेंस नहीं कर सका और आपके अपने ही सेल्स को उसने डैमेज कर दिया, दैट्स वन ऑफ द रीज़न। अच्छा, ये आपके पास कुछ आई डोंट नो केपीके के बुक में या बलूचिस्तान बुक में कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जो कि अगर आप रीड करना चाहो रीड कर सकते हो। लीपस है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्क्लेरोडर्मा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आपके पास जुवेनाइल
डर्माटोमायोसाइटिस है, राइट. दीज ऑल दी सम कॉमन ऑटोइम्यून डिजीजेस, ठीक है. और 80 से ज़्यादा जो है आपके पास टाइप्स ऑटोइम्यून डिजीज की डिस्कवर हो चुकी हैं. इंसुलिन, जैसे कि आपको पता है, इट्स एन एक्स्ट्रा थिंग अगेन. इन डायबिटीज़ आपके पास 2 तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2. टाइप 1 डायबिटीज़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है. और देयर इज़ अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वे टू क्योर ऑटोइम्यून डिजीजेस, ठीक है. अगेन ऑटोइम्यून डिजीज के जो आपके पास उसका एक्सपेंडिचर है, राइट. उसकी वायरुलेंस है, आप तो आप कह सकते हो कि वो कितना डेंजरस है, उसको तो लाइक कंट्रोल किया जा सकता है. बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल वे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स 100% जो है क्योर हो जाए. आगे चलते हैं हम. हमारे पास कुछ लास्ट टॉपिक रह गए. ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, हमारे पास इसमें रोल ऑफ टी सेल्स और बी सेल्स इसमें क्या है. अच्छा, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है आपके पास. ट्रांसप्लांटेशन इज ट्रांसफ़र ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स एक डोनर से एक रेसिपिएंट से, ठीक है. हम एक फॉर एग्जांपल मैंने लीवर की जो है आपके पास लीवर का माइनर लूप जो है मैंने उसकी ट्रांसप्लांटेशन करवानी है, तो अगेन सारी की सारी कंपेटेबिलिटी देखी जाएगी, ब्लड ग्रुपिंग होगी, डिफरेंट टेस्ट होंगे. अगर मेरा जो रेसिपिएंट का जो आपके पास जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है वो कंपैटिबल होगा तो आपके पास ट्रांसप्लांटेशन होगी. दैट्स ट्रांसप्लांटेशन. अच्छा, और वो ट्रांसप्लांटेशन जो हो रही है उसको ग्राफ्ट कहते हैं, ग्राफ्ट, ठीक है. वो टिश्यू वो ऑर्गन जो हो रहा है ट्रांसप्लांट उसको ग्राफ्ट कहेंगे. और जो यूज टू रिप्लेस और डैमेज या फेलिंग ऑर्गन को रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस करना होता है. और इसका मेन चैलेंज इसका इम्यून रिजेक्शन होता है कि आपकी जिसमें जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी जो है उस ऑर्गन को या उस टिश्यू को या उस सेल को क्या करेगी, फ़ौरन कंसीडर करेगी और उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बना देगी, ठीक है. तो इम्यून रिजेक्शन इज़ द मेन चैलेंज. इम्यून रिजेक्शन किस तरह से होता है. बॉडी जो है इम्यून सिस्टम ने आपके पास डिफेंड करना है ना फॉरेन सब्सटेंसेस से. अब वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स को नॉन सेल्फ कंसिडर करती है कि ये मेरा है ही नहीं, जिसकी वजह से आपके पास इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हैं ट्रिगर करते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं ग्राफ्ट को, जो कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है. इसमें होता है पता है क्या, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स या आपके पास जीन्स हैं जो कि लाइक कंट्रोल करती हैं लाइक वो वाली प्रोटीन जो कि रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है. इसमें ना MHC जो 1 है, ठीक है, और MHC 2, दैट्स 2 मेजर क्लासेस. इसमें जो है जो न्यूक्लिएटेड सेल्स में जो है जो एक्सपोज होता है ना, राइट, न्यूक्लिएटेड सेल्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो MHC 1 होता है. और MHC 2 जो क्लास है वो आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं. वो जैसे कि डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, मासेस, उसको जो है ये एक्सपोज करते हैं अपने सेल्स के ऊपर, ठीक है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया. तो MHC प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द सर्फेसेस ऑफ मोस्ट बॉडी सेल्स, ठीक है. मैंने बात की थी कि जैसे कि MHC 1 जो है क्लास वो सिर्फ होगी न्यूक्लिएटेड सेल में. क्या अरिथ्रोसाइट्स में होगी? द आंसर इज नो. अरिथ्रोसाइट्स में नहीं होगी क्योंकि अरिथ्रोसाइट्स के बाद तो न्यूक्लियस नहीं है. प्लेटलेट्स में होगी, प्लेटलेट्स के बाद तो न्यूक्लियस नहीं है, राइट. और इनका रोल क्या होता है, प्रेजेंट करना वो प्रोटीन फिगमेंट को टी एंटीजन को. फॉर एग्जांपल MHC जो 2 है वो उसको रिकग्नाइज कौन करेगा, टी सेल्स उसको देखेंगे कि भाई हाँ भाई ये पैथोजन का एंटीजन है, इसके अगेंस्ट, इस एंटीजन के अगेंस्ट मुझे जो भी चीज़ मिली मैंने उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स शो करना, ठीक है, रिस्पॉन्स शो करना. टाइप अगेन MHC क्लास 1 है जो कि तमाम न्यूक्लिएटेड सेल जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको जो है कौन इसको डिटेक्ट करता है, आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स. MHC क्लास 2 को कौन करता है प्रेजेंट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो. और ये आपके पास एक्सटर्नल जो एंटीजन है, कोई पैथोजन एंटर हुआ है, उस पैथोजन को मैक्रोफेज ने क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया है. और मैक्रोफेजेस उसके एंटीजन को अपने ऊपर क्या कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. उसको प्रेजेंट किस लिए करते हैं, ताकि टी सेल्स जो हैं उसको रिकग्नाइज करें, ताकि बी सेल्स को रिकग्नाइज करें कि भाई ये जो है एंटीजन आपका नहीं है. जैसे ही इस बंदे को नज़र आए, मिले, उसको फ़ौरन गोली मार दो, सादी ज़ुबान में, राइट, फ़ौरन उसको एग्जीक्यूट कर दो. मेन मैकेनिज्म क्या है टी मेडिएटेड रिजेक्शन का, आपके पास 3 मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है. एक है डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अटैक, मतलब कि जैसे ही टी सेल्स को पता लगता है कि भाई ये फ़ौरन है, टी सेल्स उसको डायरेक्टली उसके खुद ही उसको मार देते हैं, उस ग्राफ्टेड सेल्स को
खुद ही मार देते हैं। फॉर एग्जांपल अपोप्टोटिक प्रोटीन्स परफोरेंस को रिलीज़ कर दिया, परफोरेंस जाके उस ग्राफ्ट को, उस ऑर्गन को, ये सेल था, इस सेल में उसने परफोरेंस ने होल बना दिए और जो है फिर उसके बाद टी सेल्स ने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ने आपके पास ग्रेनोजाइम्स, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को रिलीज़ कर दिया और उसने जाके इस ग्राफ सेल को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी अपोप्टोसिस कर दी, राइट। तो ये आपके पास, या फिर तो कुछ इस तरह के केमिकल रिलीज़ किए कि भाई उस ग्राफ सेल ने को सिग्नल मिल गया कि भाई अब जो है उसने मरना है, उसने अपोप्टोसिस करनी है, उसने वैसे ही अपनी डेथ कर दी, राइट। तो ये है पहला कि डायरेक्टली उस ग्राफ्ट को ख़त्म कर देना। दूसरा है साइटोकाइन मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन, कि भाई टी सेल्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है, अब वो साइटोकाइन को रिलीज़ करेंगे, साइटोकाइन दूसरे सेल्स को अपने बुलाएगा और वो जो दूसरे सेल आएंगे, मेहमान सेल्स जो आएंगे, वो मेहमान जो हैं उस ग्राफ्ट को, उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को ख़त्म करेगा, ठीक है। मैक्रोफेजेस आएंगे, न्यूट्रोफेज आएंगे जो कि मैक्रोफेज को खा जाएगा, न्यूट्रोफेज भी लाइक उसको इंगल्फ करने की कोशिश करेगा, नहीं तो एंजाइम को रिलीज़ करेगा जो कि उसको ख़त्म करेगा। तीसरा है टी सेल हेल्प एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन, मतलब कि साइटोटॉक्सिस जो हेल्पर टी सेल्स है CD4 पॉजिटिव, वो आपके पास एक्टिवेट करेंगे बीटा सेल्स को, ठीक है। बीटा सेल्स फिर एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और एंटीबॉडीज़ जो हैं आपके पास क्या करेंगी, उस ग्राफ्ट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्राफ्ट के ना डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जीनोग्राफ्ट है आपके पास, ऑटोग्राफ्ट है, आइसोग्राफ्ट है। अब इसमें सब पता, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोग्राफ, बस यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है बुक में। ऑटोग्राफ क्या होता है, वो टिश्यू या ऑर्गन जो कि एक पार्ट ऑफ पर्सनस बॉडी से, मतलब कि मैं हूँ, मुझे जो है कैपिलरी ट्रांसप्लांट करनी है, ठीक है, मेरी फॉर एग्जांपल आर्टरी जो है मेरी जो है डैमेज हो गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरी हार्ट की जो है कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो गई है, तो मैं लेग से, एक सर्जन कहता है कि भाई इसका तरीका ये है कि लेग की कोई आर्टरी आप लेते हैं जो हेल्दी हो, उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं आपकी कोरोनरी आर्टरी की जगह पर, राइट। तो ये क्या है, ये ऑटोग्राफ्ट की एक एग्जांपल है। और ऑटोग्राफ में कोई रिजेक्शन नहीं होती, ठीक है। ऑटोग्राफ में कोई, क्योंकि मेरी अपनी बॉडी का पार्ट है ना, मेरी अपनी बॉडी का पार्ट एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है ट्रांसप्लांट किया है, तो मेरी अपनी बॉडी तो मेरे अपने बॉडी के पार्ट को जानती है, अनटिल एंड अनलेस इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है तो इसमें कोई रिजेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज्ड साइट्स क्या होती हैं? इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज साइट्स वो रीजन्स होते हैं बॉडी के जहाँ पे फॉरेन टिश्यू सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसमें लाइक उन पार्ट में आपके पास जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है एज कम्पेयर टू बाकी पार्ट्स के। अब वो इसकी इसकी रीज़न क्या है, देखो, इसकी ये कहना ना, जो मैंने ये बात की कि भाई फॉर एग्जांपल वो वाले पार्ट जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स वीक है, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। एक बायोलॉजिस्ट को ये नहीं कहना चाहिए। बायोलॉजिस्ट एक, लेकिन आपके लेवल पे ये चलो ठीक है, बायोलॉजिस्ट कहेगा कि भाई इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज साइट वो हैं जहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है या फिर तो केयरफुली कंट्रोल होता है, उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज साइट्स। ये आई थिंक फेडल में मौजूद है ये वाला वर्ड, जहाँ पर भी, जैसे कि ब्रेन में जो है आपके पास ब्रेन में, ऑफकोर्स ब्रेन में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एलर्जन जो है ब्लड से ब्रेन तक पहुंच गया, ठीक है। अब क्या ब्रेन में भी यही वाले सारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होंगे, माँ से हिस्टामाइन रिलीज करेंगे, आपके पास वेसोडाइलेशन हो रही है और जो है केमिकल सेल आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है। अगर ब्रेन में ऐसा हो रहा है तो ब्रेन तो वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो वो वाले पार्ट बॉडी के जहाँ पर आपके पास जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है वो कंट्रोल्ड मैनर पे अपना काम कर रहा होता है, वीक नहीं, कंट्रोल्ड मैनर पे, ठीक है। ये नहीं कि उसने जैसे ही कोई पैथोजन देखा फौरन उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगा, नहीं, कंट्रोल्ड मैनर में होगा वो सब कुछ। जैसे कि आपके पास ब्रेन एंड आइज, दैट्स इनफ, ठीक है। इसके अलावा ये डेफिनेशन इज इनफ। आगे अगेन आई थिंक दिस इज फ्रॉम फेडरल, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्लीप, इमोशंस एंड हाइजीन ऑन द इम्यून सिस्टम, कि इन सब का इम्यून सिस्टम पे क्या रोल है। स्ट्रेस या इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस जो है ना आपके पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल साइड एक्सेस जो है आपके पास, अगेन यही याद हो रहा तो इनफ, बस ठीक है, बस समझ लो हाइपोथैलेमस जो है, इतना याद रख लो, हाइपोथैलेमस को कुछ पार्ट को एक्टिवेट करेगा जो कि आपके पास कॉर्टिसोल को रिलीज करेगा। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन जो आपके पास और आपके पास इम्यूनोसुप्रेसिव भी है, मतलब कि आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्या कर देगा, उसको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस, एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है
कम अरसे के लिए, लेकिन बहुत बहुत ही इंटेंस। कम अरसे के लिए था ये वाला बॉडी का रिस्पॉन्स, लेकिन इंटेंस था। क्रॉनिक का मतलब है लंबे अरसे। क्रॉनिक का मतलब होता है 6 मंथ से ज़्यादा, अगर आपके पास 6 मंथ कह रहा हूँ, 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपका वो फॉर एग्जांपल वो डिसऑर्डर चल रहा है, ठीक है, वहीं वाले आपकी जो डिजीज़ है 3 मंथ से ज़्यादा चल रही है, तो वो क्रॉनिक में कंसिडर हो जाती है। ठीक है, तो क्रॉनिक अगर आपके पास आपका इम्यून सिस्टम जो है सुप्रेस है और 3 महीने से ज़्यादा हो गया, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव इतना ज़्यादा, कोई भी पैथोजन एंटर हो रहा है उसके खिलाफ बस ठीक है, नॉर्मल जो है आपके पास रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है, उसको फ़ौरन उसको एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्रॉनिक इम्यूनोसुप्रेसिव आपके पास कंडीशन आ जाएगी। तो उसमें ये क्रॉनिक इम्यूनोसुप्रेसिव कंडीशन में ना आपके पास ये आपके पास इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को भी रिड्यूस कर देता है, ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है, ये आपके इम्यून सिस्टम की सर्वेलेंस को, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ठीक है, और ये अगेन आपके इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो आपके पास इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मीनिंग से अगर कोई स्ट्रेस है, सादी जुबान में कोई स्ट्रेस आ गई, अगर एक्यूट स्ट्रेस है, कोई बस 2-3 दिन तक स्ट्रेस रही, तो 2-3 दिन तक स्ट्रेस जो रहेगी, ठीक है, आपके पास जो इम्यून सिस्टम होगा वो वीक नहीं होगा, बल्कि वो टेम्परेरी बूस्ट होगा। ठीक है, अगर वो ज़्यादा अरसे के लिए चल रही है तो क्या होगा, आपका हाइपोथैलेमस ट्रिगर होगा। हाइपोथैलेमस जो है आपके पास उसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होगा। कॉर्टिसोल इज इम्यूनो सुप्रेसिव, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम सुप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी तो स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो एक्यूट स्ट्रेस आपके पास बूस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर लंबे अरसे के लिए चला रहा है तब तो आपके पास इम्यून सिस्टम सुप्रेस हो सकता है। अच्छा, देयर इज एन हाइपोथेसिस दैट इज हाइजीन हाइपोथेसिस। ये क्या कहती है, फॉर एग्जांपल आपका, मैंने अभी बात की ना, आपका इम्यून सिस्टम जो है दो पार्ट में, दो तरह का है। यहाँ पर है नहीं है, अच्छा, दो तरह का है ना आपका इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम आपका बॉडी का दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यू हैव इनेट जो बाय बर्थ है, और जो आपके पास एक्वायर्ड जो कि आप पैदा होने के बाद, जब पैदा हुए थे तो उसके बाद जो है आपने जो इम्यूनिटी जो है हासिल की है, वो एक्वायर्ड आपने किस तरह से हासिल की है। आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर हुए, बॉडी ने उन पैथोजन को उसको रिकग्नाइज किया, राइट, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप्ड की। अगेन वो पैथोजन एंटर होगा तो आपकी बॉडी को पहले से पता है कि भाई ये दुश्मन है। मतलब कि सादी ज़ुबान में, अब आपके बच्चा पैदा हो गया तो उसको ज़्यादा दुश्मनों को पता लग रहा है कि भाई ये भी स्नेक है, ये भी स्नेक है, ये भी स्नेक है, ठीक है, इससे भी मैंने दोस्ती नहीं करनी, ये मेरे लिए हार्मफुल है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, ये जो है ना हाइजीन हाइपोथेसिस, वो ये कहती है कि भाई अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है कि आप जो है पैथोजन से बच रहे हो, हाथ साफ करके खाना खा रहे हो, ठीक है, जो साफ जगह नहीं है वहाँ पर नहीं बैठ रहे, वहाँ खाना नहीं खा रहे, ठीक है, अपनी हाइजीन को आपने मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन टू क्लीन होने का भी ये भी जो है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, कि आपको ये लग रहा है कि आपके हाथ जो हैं गंदे हैं, तो आप जो है बहुत ज़्यादा मल के जो है अपना हाथ साफ करते हो, राइट। तो दे आर मल्टीपल डिसऑर्डर्स जिसमें आप जो है, या फिर तो सादी ज़ुबान में माएँ जो करती हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसको ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, कि भाई नहीं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, उसको बस कमरे में बंद रखना है कि भाई इसको बीमार ना हो जाए, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये ठीक है, ठीक है, हिफाजत अच्छी चीज़ है, ठीक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होना, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। अब उसको खेलने भी दो आप, ठीक है, उसको बाहर भेजो, चलो ठीक है बेटा, जब पूरा दिन मट्टी में नहीं रहना, थोड़ी देर मट्टी में खेल रहो। अब मट्टी में खेलेगा, कोई पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर होंगे, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगी, ठीक है। बीइंग टू क्लीन हाइपोथेसिस ये कहता है, या हाइजीन हाइपोथेसिस ये कहता है कि अगर आप वो भी पर्सन है, उसको बच्चा है, उसको आप ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हो कि जिसमें वो कोई पैथोजन से एक्सपोज ही नहीं है, कोई भी पैथोजन से वो एक्सपोज ही नहीं है, कोई ऐसे इन्वायरमेंट में, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, ठीक है। उसका इम्यून सिस्टम जो है वेरी लो माइक्रोबियल एक्सपोजर है उसका, तो इम्यून सिस्टम जो है वो आपके पास ओवर रिएक्टिव हो गया और पुअरली रेगुलेटेड हो गया।
आपके पास वीक भी हो गया अगेन, आपके पास एक्वायर इम्यूनिटी तो उसने हासिल ही नहीं की, सारी इनेट इम्यूनिटी है उसकी, राइट। तो आपके पास इम्यून सिस्टम को नीड्स टू कंट्रोल एक्सपोजर टू हार्मलेस माइक्रोब्स टू डेवलप प्रॉपरली। तो ये चीज़ जो है हमने देख ली। आगे थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ये सारा आसान है, आप रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगी। इंड्यूस इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आपके पास 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। आपके पास एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी में आपके पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, आपकी अपनी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है। पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ एक दूसरे पर्सन से आपकी बॉडी में आ रही, आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही। 4 टाइप्स हैं। नेचुरल है कि आपकी बॉडी जो है नेचुरल पैथोजन एंटर हुआ है, आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रही है। आर्टिफिशियल, फॉर एग्जांपल वैक्सीन आपने लगवाई है, वैक्सीन से आपने खुद एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीजन या कोई भी डेड सेल्स, वीकन जर्म सेल्स, कुछ भी आपने जो है उस बॉडी में इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से खुद इंजेक्ट करने की वजह से आपकी बॉडी ने लेकिन खुद एंटीबॉडीज बनाई हैं। पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल, फॉर एग्जांपल आपके पास जो ड्यूरिंग प्लेसेंटा से आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम द मदर टू फीटस, दैट इज़ पैसिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में आपके पास क्या, आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल कोई आपने अगेंस्ट टेटनस फॉर एग्जांपल आपने एंटीबॉडी का टीका लगवाया, ठीक है, तो ये आपके पास आर्टिफिशियल जो है आ जाएगी इम्यूनिटी के यहाँ की डेफिनेशन। आगे लास्ट टॉपिक है हमारे पास मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि अब आपके फ्लेवर्स का पार्ट है, और बायोटेक्नोलॉजी बहुत मज़े का चैप्टर है, ठीक है, बहुत, क्योंकि क्लिनिकल या फिर तो टेक्नोलॉजी या फिर तो प्रोफेशनल लाइफ से जब तक आप चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। सबसे पहले तो ये समझो कि एंटीजन क्या होता है और एपिटॉप क्या होता है। ये पैथोजन है, ठीक है, ये पैथोजन है, इसके बाहर ये वाला एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये आपके पास है एंटीजन। तो एंटीजन है कोई भी एक स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो कि आपके पास ट्रिगर कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स को। बैक्टीरिया में, कोई वायरस में, लाइक कोई भी एलर्जिक में, कोई पोलन, ठीक है, कोई आपने ड्रग लिए, कोई उसका ड्रग का कोई पॉइजन, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, दैट इज़ एंटीजन, जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन आपकी बॉडी को इंड्यूस कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, दैट इज़ एंटीजन। एपिटॉप जो है ना, उसी एंटीजन का एक छोटा सा पार्ट है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम जिसको रिकग्नाइज करती है और आपकी एंटीबॉडीज जिसके ऊपर जाकर अटैच होती हैं, ठीक है। तो एपिटॉप क्या हो गया आपके पास? इज अ स्मॉल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एंटीजन दैट इज एक्चुअली रिकग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है, मतलब कि जिसके एक्चुअली का मतलब है, मतलब कि जिसके इम्यूनोग्लोबुलिन जाके अटैच होंगी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एपिटॉप के अगेंस्ट जो है रिलीज होती हैं। अब इसमें होता क्या है, आपके पास हाइब्रिडोमा जो है टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हो, यहाँ पे समझ लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कैंसर सेल्स हैं एक, और एक आपके पास है बीटा सेल्स, बीटा प्लाज्मा सेल्स। आप साइंटिस्ट हो, आप चाहते हो कि यार मैंने ना एक ऐसी मैं बनाता हूँ, कुछ ऐसा सेल बनाता हूँ, कोई ऐसा हाइब्रिड सेल बनाता हूँ कि भाई वो सेल रैपिडली डिवाइडिंग हो, और फॉर एग्जांपल मैंने फ़लाँ बंदे में जो है ना फ़लाँ जगह पर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, बस मैं चाहता हूँ कि वो सेल एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करे, और वो एंटीबॉडीज़ मैं जब इंजेक्ट करूँ उस बंदे में तो सिर्फ और सिर्फ वो वाला पॉइंट जो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मतलब कि एक सेल के एंटीजन में, सिर्फ एक सेल के एंटीजन का मैं फ़लाँ को, फॉर एग्जाम्पल एक सेल के एंटीजन के प्रोटीन पार्ट में मैं चाहता हूँ कि वो एंटीबॉडी जाके अटैच हो और कहीं पर जाके अटैच ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि यार मैं चाहता हूँ कि रैपिडली डिवाइडिंग भी हो, इसका मतलब कैंसर सेल्स का मैं लूँगा कैंसर सेल्स को, और एंटीबॉडी मैं बीटा सेल्स को लूँगा, उन दोनों को मैं कंबाइन करके एक हाइब्रिड सेल बनाऊँगा। हाइब्रिड सेल, उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि वो रैपिडली डिवाइडिंग भी होगा, क्योंकि उसके पास एबिलिटी होगी कैंसरस सेल्स की, उसके बाद एबिलिटी होगी मेलिग्नेंसीज की, और वो आपके पास बीटा सेल्स की तरह एंटीबॉडीज़ को, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को भी रिलीज़ करेगा। अब मुझे बताओ, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये आपका जो आपने बनाया है हाइब्रिडोमा,
टेक्नोलॉजी की मदद से आपने एक हाइब्रिड सेल बनाया, और ये आपका एक नेचुरल सेल है। जो आपके पास नेचुरल, याद रख लेना, जो आपके पास नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो आपके पास पोलीक्लोनल होता है। पोलीक्लोनल, वो मोनोक्लोनल नहीं होता। मतलब कि ये पैथोजन है, ये उसका एंटीजन है, इस एंटीजन पे आपकी नेचुरली आपकी बॉडी, ये एक एपिटॉप है फॉर एग्जांपल, एक ये एपिटॉप है, आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स उस एंटीजन के लिए मल्टीपल जो है पोलीक्लोनल रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब कि मल्टीपल अमीनोग्लोबुलिन रिलीज होंगे जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एपिटॉप के साथ अटैच नहीं होंगे, वो इसके साथ भी अटैच होंगे, वो यहाँ पे भी अटैच होंगे, वो यहाँ पे भी अटैच होंगे, यहाँ पे भी। अगेन ये इसकी डायग्राम मैंने गलती बनाई है, लेकिन सिमेटिक लाइक फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए मैंने आपको कहा है कि आपको ये याद हो जाए। नेचुरल रिस्पॉन्सेज पोलीक्लोनल, आपकी बॉडी जैसे बीटा सेल्स मुख्तलिफ एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं जो कि एंटीजन के मुख्तलिफ पार्ट पर जाके अटैच होती है। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का नेचुरल नहीं है, आप उसको हैबिडोमर सेल्स की वजह से आपने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि भाई ये एंटीजन के यहाँ पर इस पार्ट पर जाकर जो है अटैच हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई बॉडी का जो है ना हेपेटिक सेल में ना कोई हेपेटिक सेल में सही तरीके से जो है ना कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को जो है ब्लड से लेकर अपने सेल के अंदर नहीं सही तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहा, लेट्स से, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब कोई ना कोई, मुझे लगता है कि कोई रिसेप्टर जो है डैमेज होगा, कोई रिसेप्टर का कोई पार्ट जो है डैमेज होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ उस रिसेप्टर के उस पार्ट पे जाके अटैच होगी जो कि जिसके बारे में मैं स्टडी करना चाहता हूँ। वो वहाँ पे जाएंगी, उसके साथ जाके अटैच होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं लैब में उसकी जो है एक ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं उसके साथ किसी कोई कोई लाइक जो मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भेजी हैं, फॉर एग्जांपल वो फ्लोरिसेंट थी, फॉर एग्जांपल वो रेडियो एक्टिव थी, वो रेडिएशन रिलीज़ की जहाँ पे जाके वो अटैच होंगी, मैं रेडिएशन को डिटेक्ट करूँगा कि भाई हाँ भाई ये फ़लाँ पार्ट में जाके अटैच होंगे, इसका मतलब फ़लाँ रिसेप्टर का जो पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किधर गई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़। मतलब कि ये सेल है ना, ये सेल मैंने इसको बनाया है कि भाई ये एक ही तरह का इसने जो है इम्यूनोग्लोबुलिन को रिलीज़ करना है। फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन उसने कोई भी एक टाइप है उसने रिलीज़ करनी है, फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन ए उसने रिलीज़ करना है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए ही रिलीज़ करेंगे, देयर इज़ नो वे कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन बी रिलीज़ करेंगे। आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ होंगी जो कि क्लोन होंगी ना एक दूसरे की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके पास, ये जिसने डेवलप किया था उनको आपके पास नोबेल प्राइज़ भी मिला था, दे डेवलप बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है, आपके पास एक माउस जो है, एक उसको इंजेक्ट किया गया एक एंटीजन के साथ, बीटा सेल ने उसके अगेंस्ट डिज़ायर एंटीबॉडीज़ को बनाया, ठीक है, और उस एंटीबॉडीज़ को हमने कलेक्ट कर लिया। दीज एंटीबॉडीज़ आर फ्यूज्ड विद कैंसर सेल्स, इनको बीटा सेल्स को कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फ्यूज़ करवाया गया और आपके पास माइलोमा सेल्स बन गए जो कि इमॉर्टल थे। मतलब कि अब जाहिर सी बात है ना, वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इमॉर्टल सेल्स। और इन सेल्स को हमने नाम दे दिया माइलोमा सेल्स। और हाइब्रिडोमास आर क्लोन टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़। अब जो एंटीबॉडीज़, इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी टेस्ट में हमने डिटेक्ट करना है कि भाई आपके पास ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन जो है ब्लड में है कि नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाऊँगा और उसको बॉडी में इंजेक्ट करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन के साथ ही जाके अटैच होंगी, ठीक है। और जैसे ही उससे अटैच होंगी तो मैं उसको डिटेक्ट करूँगा। आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज़ में हो सकता है जैसे कि गुनायरा, सिफिलीज, आपके हेपेटाइटिस, रेबीज, क्लेमाइडिया, ये आपके पास सिफिलीज, गुनायरो, ये आपके पास कौन सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शंस हो गए, हर्पीज़ वायरस हो गया, कैंसर डिटेक्शन के लिए, ल्यूकीमिया के लिए, लिम्फोमा के लिए, दे आर डिफरेंट। ट्रीटमेंट किया जा सकते हैं, यूज़ कहाँ पे होता है, कैंसर थेरेपी में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में इंपॉर्टेंट यूज़ है। मिसाल के तौर पे कि टी सेल्स में जाके टी सेल्स ने क्या करना होता है, रिसेप्टर को देखना होता है ना, एंटीजन को देखना होता है ना, उस एंटीजन को कौन देता है, टी सेल्स के अपने रिसेप्टर्स, राइट। उन रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर जाएँ और रिसेप्टर को इनएक्टिव कर दें, टी सेल्स उसके खिलाफ इनएक्टिव हो जाएगा, राइट, और टी सेल्स उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया।
ट्रांसप्लांट मेडिसिन में हो सकता है जो कि इंप्रूव कर दे ऑर्गन की मैचिंग को, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रांसप्लांटेशन में किस तरीके से टी सेल्स को हम इनएक्टिव कर सकते हैं। इम्यून रिजेक्शन को कम कर दे, अगेन ये वाला पॉइंट है। टारगेट स्पेसिफिक इम्यून सेल्स आर यूज इन रिजेक्शन, तो ये वाली बात जो है हमने कर ली। यहाँ पर अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने लिखे हुए थे लास्ट में, हम इसको देख लेते हैं। वाई एंटी हिस्टामाइन आर प्रिस्क्राइब फॉर रनिंग नोज और स्किन रैशेस। अच्छा, हिस्टामाइन कब रिलीज़ होता है? हिस्टामाइन आपके पास कौन रिलीज़ करता है आपके पास? कब होता है ये बताओ। हिस्टामाइन आपके पास कौन रिलीज़ कर रहा है? अब फ़ौरन देखो, अब ये तरीका होता है रिवाइज करने का। आपके पास कौन रिलीज़ कर रहा है हिस्टामाइन को? मास्ट सेल्स या फिर तो बेसोफिल सेल्स भी रिलीज़ करते हैं। काम क्या होता है? ये आपके पास एलर्जिक रिस्पॉन्स में रिलीज़ होता है, मास्ट सेल्स इसको रिलीज़ करते हैं, और नॉर्मल भी अगेन रिलीज़ होता है, बट हम इसको पैथोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के हिसाब से नहीं देख रहे। हिस्टामाइन क्या करता है? आपके पास डायलेशन करता है, म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से रनिंग नोज होती है। आपके पास इची या स्किन इरिटेशन रैशेस जिसकी वजह से बन जाते हैं, आपके पास अर्टिकेरिस हो रहा है, आपके पास एट्रोफिक डर्माटाइटिस हो रहा है, इस केस में जिसको लाइक इंड्यूस कर रहे होते हैं। अब एंटीपायरेटिक एंटी हिस्टामाइटिक ड्रग्स जो आप देते हो तो वो हिस्टामाइन को प्रोडक्शन को कम कर देगा, हिस्टामाइन जो जो यहाँ पर जो रिलीज़ हो रहा है उसको इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास ये सारे काम नहीं होंगे सारी ज़ुबान में। तो एंटी हिस्टामाइन किस तरह से वर्क करते हैं? उसी को हिस्टामाइन के रिसेप्टर पे जाके जो भी उसके H1 रिसेप्टर्स हैं उसको जाके आएगा और उसको इनएक्टिव कर देगा, राइट। सो दैट इज़ इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वो कहते हैं ना, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहो और वेरी बेस्ट ऑफ लक।